हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का यूनिट 3। तो ये लेक्चर भी हमारा वन शॉट होने वाला है और इस एक लेक्चर में हम जो है पूरी यूनिट को कवर कर लेंगे। तो ये लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा जनरल स्टडीज़ कर लेते हैं फैट और ऑयल्स के बारे में। फैट एंड ऑयल्स बिलोंग टू लिपिड्स। अब यहाँ पे फैट और ऑयल्स दोनों ही हमारे जो है लिपिड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इट इज़ ट्राइएस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक है हमारा फैटी एसिड और एक है हमारा ग्लिसरॉल। इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर हमारा जो है फैट और ऑयल्स की फॉर्मेशन होती है। बाकी आप जो है आगे समझिएगा, अभी सिर्फ इतना देखिएगा कि हमारा फैट और ऑयल्स में जो हमारा दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा फैटी एसिड होता है और एक हमारा ग्लिसरॉल होता है। चलिए नेक्स्ट अब हम फैट और ऑयल्स के बारे में देख लेते हैं कि फैट और ऑयल्स होते क्या हैं। फैट की बात करें तो फैट जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं विद ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट थे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा था। यहाँ पे हमारा एक जो है फैटी एसिड होगा और दूसरा हमारा ग्लिसरॉल होगा। पर यहाँ पे हम बात क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फैटी एसिड होता है वो हमारा सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा फैटी एसिड में हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ना ही हमारा डबल बॉन्ड होगा और ना ही हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसे हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। वहीं अगर हम बात करें ऑयल्स की, तो ऑयल्स में हमारा जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है विद ग्लिसरॉल। मतलब ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है वो दोनों में कॉमन रहेगा। बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि यहाँ पे हमारा जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और यहाँ पे हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो नेक्स्ट अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है वुल फैट और ऑयल्स में हमारा एग्जांपल आ जाता है ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। जो भी आप रेगुलर बेस में आप जो है ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो फैट और ऑयल्स में डिफरेंस आ जाता है। अगर आपका ये फैट और ऑयल्स का डिफरेंस 5 मार्क्स में आता है तो उसके लिए आप जो है एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे हमारा फैट जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नेचर का होता है, हमारा ऑयल जो है वो हमारा लिक्विड नेचर का होता है। यहाँ इसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ऑयल का हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा लो होता है। और ये जो होता है हमारा फैट जो होता है वो हमारा ज़्यादातर एनिमल्स से मिलता है और हमारा ऑयल जो है वो हमारा निकाला जाता है प्लांट्स में से। तो इस तरीके से आप जो है इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैट एंड ऑयल्स आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एंड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एडिपोज टिश्यू। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फैट और ऑयल्स जो होते हैं वो हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। मतलब ये जो है एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे हमारी बॉडी में जो है हमारा एनर्जी मिलती है, ठीक है। और हमारा न्यूट्रिएंट्स भी हमारा फैट और ऑयल से मिलता है। अब ये क्या होता है कि हमारा फैट और ऑयल जो है वो हमारा एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है। अब एडिपोज टिश्यू कौन से होते हैं? जो हमारा स्किन होती है, स्किन के नीचे हमारे जो है एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये हम जब फैट और ऑयल्स इनटेक करते हैं तो जितना हमारा बॉडी में यूटिलाइज होना होता है वो हो जाता है और जितना हमारा बचता है उसको हमारी बॉडी जो है स्टोर करके एडिपोज टिश्यू में रख लेती है। अब नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फैटी एसिड रिएक्शंस के बारे में। अब फैटी एसिड रिएक्शन में हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें जो है बेसिक रिएक्शंस पढ़नी है कि जो कि हमारे फैट और ऑयल्स में होती है। मतलब फैट और ऑयल्स किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कौन कौन सी रिएक्शन उसमें होती है, उन रिएक्शंस के बारे में हमें स्टडी करनी है। इसमें हमारा फर्स्ट रिएक्शन होती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? इसको हम बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो हमारा फैट और ऑयल्स होता है वो हमारा वाटर के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम, और ये जो हमारा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम लाइपेज इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू गिव फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे हमारा ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल लिया, उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया है इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम। यहाँ पे आपको लाइपेज एंजाइम का खास ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा जो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारा जो दो कंपोनेंट और बनाएगा, यहाँ जो हमारा ग्लिसरॉल बनेगा और फैटी एसिड बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैटी एसिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। हमारा जो फैटी एसिड होता है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। सेकंड रिएक्शन आती है हमारी हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन को हम रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें होता क्या है? अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स। अब यहाँ पे क्या होता है? इसको हम कन्वर्जन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा जो अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड होता है, अनसैचुरेटेड कौन से थे? जो हमारे ऑयल्स थे, क्योंकि ऑयल्स में हमारा जो है फैटी एसिड जो होते हैं वो हम अनसैचुरेटेड यूज कर रहे थे, तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। हमारा जो अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड है, मतलब हम ऑयल लेंगे, ऑयल को हम जो है रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट। हमारा जो मेटल कैटलिस्ट होता है उसके प्रेजेंस में हम जो इसको रिएक्शन करवाएंगे और वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड में। अब हमारा सैचुरेटेड कौन सा था? हमारा फैट वाला। तो हमारा बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं कि हम जो ऑयल को रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट और उसको हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं फैट में। तो इस तरीके से हम इजिली फैट का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाता है, हमने सबसे पहले जो है वेजिटेबल ऑयल लिया जो कि हमारा अनसैचुरेटेड था। अब वो हमने लिया और उसको जो हमने हाइड्रोजनेशन करवाया। अब उसका हाइड्रोजनेशन करवाने के बाद वो जो हमारा कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड में, जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में था। तो इस तरीके से हमने वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल फैट में हमने जो है कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा वेजिटेबल फैट जो है उसी को हम जो है वेजिटेबल घी भी कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हार्डनिंग प्रोसेस, इसको हम जो है हार्डनिंग प्रोसेस भी कहते हैं, एंड यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी। तो वही हमारा बता रखा है कि ये जो हमारा वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में जो हमारा मदद करता है। तो ये रिएक्शन जो हमारा वेजिटेबल घी की फॉर्मेशन में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करी जाती है। थर्ड रिएक्शन आती है हमारे स्पोनिफिकेशन की। स्पोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन ट्राइग्लिसराइड्स आर स्पोनिफाइड बाय एल्कलाइज, ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर प्रोड्यूस। जब भी हम ट्राइग्लिसराइड को स्पोनिफाई करेंगे एल्कलाइज के साथ, एल्कलाइज क्या होते हैं? जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो उन्हें हम एल्कलाइज कहेंगे। ठीक है, जब भी हम ट्राइग्लिसराइड को स्पोनिफाई करेंगे एल्कलाइज के साथ, तो वहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट बनेंगे। पहला बनेगा हमारा ग्लिसरॉल और दूसरा बनेगा हमारा सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट बनेंगे फैटी एसिड्स के। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें मिलती है। These सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट विच आर ऑब्टेन टर्म एज सोप। और ये जो हमारा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हमारे बनेंगे फैटी एसिड्स के, उन्हें ही हम जो है सोप कहते हैं। ठीक है, तो सो फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड सॉल्ट फ्रॉम द फैट एंड ऑयल्स विद एल्कलाइज इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा सोप फॉर्मेशन हो रही है या फिर हमारा जो सॉल्ट बनता है फैट और ऑयल से, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन। समझे? जैसे हमारा फैट और ऑयल्स के जो हमारे सॉल्ट बने थे, ठीक है, या फिर हमारा जो सोप का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, एल्कलाई की हेल्प से, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन। बेसिकली हमारा स्पोनिफिकेशन जो एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्राइग्लिसराइड को रिएक्ट कराते हैं एल्कलाइज के साथ। एल्कलाइज कौन सा होगा? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्राइग्लिसराइड लिया, उसको जब हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट आएंगे। पहला आएगा हमारा ग्लिसरॉल और दूसरा आएगा हमारा सॉल्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड, जिसको हम सोप कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सोप आ जाएगा और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे स्पोनिफिकेशन। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा स्पोनिफिकेशन का एग्जाम्पल, तो आप इजीली ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को स्पोनिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर ये जो स्पोनिफिकेशन है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो है स्पोनिफिकेशन डिफाइन विद एग्जाम्पल जो है आपके 2 मार्क्स में पूछ लेता है, और स्पोनिफिकेशन वैल्यू जो है आपके 7 मार्क्स में आ जाती है। तो आपको ये जो है बहुत अच्छे से याद करके जाना है। चलिए फोर्थ रिएक्शन आती है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। अब रेंसिडिटी ऑफ ऑयल होता क्या है, ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, बस आपको जो है एक बार रिकैप करवाना है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जब भी हम ऑयल या फैट को हम लंबे समय तक मॉइस्ट एयर के साथ एक्सपोज रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो है फाउल स्मेल या फिर हमारा जो सोर टेस्ट, मतलब उसका टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब उसमें एक गंदी सी स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। अब ये क्यों होता है? ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब हम कोई भी फैटी ऑयल्स को लंबे समय तक हम जो है मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में रखेंगे या फिर उसको एक्सपोज रखेंगे। ठीक है, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल को एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि आप बरसात का दिन था, आप गए चिप्स लेने, तो चिप्स का पैकेट जो है साइड से फटा हुआ था, आपने नहीं देखा। ठीक है, आपने उसको खरीद लिया। अब आप जब उसको टेस्ट करेंगे तो उसका जो है टेस्ट जो है बहुत कड़वा सा निकला और उसको आपने फेंक दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें जो चिप्स में जो ऑयल था, ठीक है, जो भी हमारा पोटैटो वगैरह जो आलू वगैरह जब तले हुए थे ऑयल में, तो वो ऑयल जो था वो हमारा बरसात के दिनों की हवा की वजह से, हवा में जो है मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बरसात में हमारा जो बारिश वगैरह होती है तो हवा में मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर के साथ जो है हमारा ऑयल जो है एक्सपोज रहा लंबे समय तक, तो वो जो ऑयल जो है वो हमारा रेंसिड हो गया। ठीक है, रेंसिड होने की वजह से वहाँ पे उसमें जो है गंदी सी स्मेल आने लग गई और उसका टेस्ट जो है वो खराब हो गया, तो इस वजह से आपको उसको फेंकना पड़ा। तो उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। बेसिकली किसी भी तरीके से हमारा जो ऑयल जो है वो हमारा एक्सपोज रहेगा अगर एयर के साथ, ठीक है, मॉइस्ट एयर के साथ, तो वहां पर हमारा जो है उसका स्मेल और टेस्ट दोनों ही हमारा जो है चेंज हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा केमिकली समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। रेंसिडिटी इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो एस्टर्स थे उनका हाइड्रोलिसिस हो गया और हमारा जो डबल बॉन्ड्स थे उनका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब हमारे जो डबल बॉन्ड्स है वो हमारा ब्रेक होकर उसकी जगह ऑक्सीजन एटम ऐड हो चुका है, क्योंकि हमारा मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर में हमारा वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर का हमारा जो है ऑक्सीजन एटम जो है वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी जगह ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब वहाँ पे हमारा जो है डबल बॉन्ड की जगह हमारा जो ऑक्सीजन एटम ऐड हो चुका है। ठीक है, अब जो हमारे ट्राइग्लिसराइड में हमारा ऑक्सीजन एटम ऐड हो चुका है, तो इसकी वजह से उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि हमारा एस्टर का जो है हमारा हाइड्रोलिसिस होता है और हमारा जो डबल बॉन्ड्स होते हैं हमारे ट्राइग्लिसराइड में, जो हमारा फैट और ऑयल्स में हमारे जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, आपको ये सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है द रैंसिड स्मेल इज ड्यू टू रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स। जो हमारे फैटी एसिड रिलीज होते हैं उन्हीं की वजह से हमारा जो है रैंसिड स्मेल या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा फाउली स्मेल आती है, जो गंदी स्मेल आती है, वो हमारी फैटी एसिड्स की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी कैन बी रिड्यूस बाय रेफ्रिजरेशन। जो हमारा रेफ्रिजरेशन होता है, जो हमारी फ्रीज वगैरह जो हमारे घरों में लगे होते हैं, उनके हेल्प से हम जो है इजिली हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी वजह से हम जो है बरसात के दिनों में सब्जी को हम जो है टाइम से फ्रिज के अंदर रख देते हैं ताकि वहाँ पे हमारा जो है हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी ना हो सके। तो नेक्स्ट अब हम रेंसिडिटी ऑफ ऑयल का एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में हमारा आ जाता है, सबसे पहले हम लेंगे ऑयल, उसको हम रिएक्ट कराएंगे लाइपेज एंजाइम के साथ एसिडिक मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल में और हमारा फैटी एसिड्स में। और ये फैटी एसिड जो हमारे रिलीज होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारा ऑयल्स में से हमारा जो है गंदे से स्मेल आने लग जाती है, जिसको हम फाउली स्मेल या फिर हमारा रेंसिड स्मेल कह रहे थे। ठीक है, रिएक्शन आती है हमारी ड्राइंग ऑयल्स की। ड्राइंग ऑयल्स क्या होता है, व्हेन हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर दे अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म अ थिन वाटरप्रूफ फिल्म। अब ये क्या कह रहा है कि जब भी हमारा हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल को हम एक्सपोज कराएंगे एयर के साथ, ठीक है, आपने अनसैचुरेटेड ऑयल लिया, उसको हमने जो है एयर के साथ कांटेक्ट कराया, अब वहाँ पे क्या होगा, दे अंडरगो टू रिएक्शंस। अब वहाँ पे हमारे जो है दो रिएक्शन होगी, पहली होगी हमारी ऑक्सीडेशन और दूसरी होगी हमारी पॉलीमराइजेशन। अब इन दोनों रिएक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होगा, एक उनके सरफेस पे हमारा जो ऑयल था, ऑयल के सरफेस पे एक पतली सी फिल्म जनरेट हो जाएगी जो कि हमारी वाटर प्रूफ होगी। ठीक है, इतना आपने समझ लिया कि जो भी हमारा ये अनसैचुरेटेड ऑयल है उसको हम जब एयर के साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो वहाँ पे हमारे दो रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन, जिसकी वजह से एक पतली सी फिल्म जनरेट होगी। अब जिन ऑयल्स में ये फिल्म जनरेट होगी उन्हें हम ड्राइंग ऑयल्स कहेंगे। ठीक है, ये हमारा ये सेकंड पॉइंट बता रहा है कि दीज ऑयल्स आर कॉल्ड ड्राइंग ऑयल्स। मतलब जिन ऑयल्स में हमारा थिन लेयर जो हमारी फॉर्म हो जाएगी, थिन फिल्म जो हमारी फॉर्म हो जाएगी, उसे हम ड्राइंग ऑयल्स कहेंगे। एंड दिस रिएक्शन एंड प्रोसेस इज नोन एज ड्राइंग। अब ये जो हमारी प्रोसेस हो रही है, मतलब हमारी जो फिल्म बनने की प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ड्राइंग। ठीक है, आपने ऑयल ड्राइंग ऑयल समझ लिया कि जिन भी ऑयल्स को हम एयर के कांटेक्ट में लाएंगे वहाँ पे हमारी एक पतली सी फिल्म जो हमारी जनरेट हो जाएगी, जैसा आपके पेंट वगैरह में होती है। ठीक है, पेंट जब एयर के एक्सपोज में रहते हैं तो वहाँ पे एक जो है पतली सी फिल्म ऊपर जो है जमना स्टार्ट हो जाती है, वो सूखने के बाद जो एक पतली सी एक फिल्म जनरेट हो जाती है जो कि हमारा मेटल को प्रोटेक्ट करती है ऑक्सीडेशन से या फिर हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेस से। ठीक है, तो जो कि हमारा रस्ट वगैरह में प्रिवेंट करती है, तो इसलिए हम जो है ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ड्राइंग ऑयल्स या फिर पेंट। आप ड्राइंग ऑयल्स को जो है पेंट के कंपैरिजन में लेके चलिएगा तो आपको ये जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट अब हम ड्राइंग ऑयल्स के एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारा आ जाता है लिनसीड ऑयल, जिसमें हमारा जो है लिनोलिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे सभी ड्राइंग ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑयल बेस्ड पेंट में, जो भी हमारा ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं उनमें हम जो है लिनसीड ऑयल का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और इसका सेकंड एग्जाम्पल आप वॉलनट ऑयल का भी लिख सकते हैं, वो भी हमारा जो है ड्राइंग ऑयल्स की कैटेगरीज में आता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपने लिनोलेट फ्रेगमेंट लिया, उसका जो है ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद वहाँ पे हमारा जो है हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। अब हाइड्रोपेरोक्साइड का हमारा पॉलीमराइजेशन होगा और वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ड्राइंग ऑयल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक पतली सी फिल्म जनरेट हो जाएगी, उसे हम कहेंगे ड्राइंग ऑयल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनालिटिकल कांस्टेंट के बारे में। तो एनालिटिकल कांस्टेंट को हम जो है फ्लो चार्ट की हेल्प से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिकल कांस्टेंट होते क्या हैं। तो यहाँ पे हमें जो है बेसिकली 6 एनालिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है एसिड वैल्यू, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम इसमें जो है डिटरमाइन करते हैं फ्री फैटी एसिड्स को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ऑयल या फैट है, तो हमें उसमें जो है पता लगाना कि उसमें कितने हमारे फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम जो इसको KOH की हेल्प से हम जो टाइट्रेट करते हैं और उसके हेल्प से हम जो है डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितने हमारे जो है फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। सेकंड आता है हमारा स्पूनिफिकेशन वैल्यू। स्पूनिफिकेशन वैल्यू में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है टोटल ऑल फैटी एसिड्स का हम जो पता लगाते हैं कि किसी भी ऑयल या फिर फैट के सैंपल में कितने हमारे टोटल फैटी एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें हम जो है फ्री फैटी एसिड और कंबाइंड फैटी एसिड्स दोनों को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड आता है हमारा एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें हम जो कंबाइंड फैटी एसिड्स को डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी ऑयल या फिर फैट के सैंपल में कितने हमारे जो है कंबाइंड फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। अब कंबाइंड फैटी एसिड्स क्या होते हैं उनको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोई भी ऑयल सैंपल है या फिर फैट का सैंपल है तो उसको हम जो ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड आप वर्ड को तोड़ के देखिए कि इसमें हमारा एक जो है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है और यहाँ पे हमारा 3 जो हमारे फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 3 फैटी एसिड जो है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राई एस्टर्स या फिर हम इसको जो है ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो ट्राई एस्टर्स होता है, जो मतलब हमारे 3 एस्टर ग्रुप है, उनको हम जो डिटरमाइन करते हैं एस्टर वैल्यू में। आप इसको इस तरीके से समझिए कि एस्टर वैल्यू में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी ऑयल या फिर फैट है, उसमें हमारे कितने कंबाइंड फैटी एसिड प्रेजेंट है, तो उसको अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है एस्टर वैल्यू की हेल्प लेते हैं।
अब फोर्थ वैल्यू आती है हमारी आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू को जानने के लिए थोड़ा जनरल देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है हमारा ऑयल और दूसरा होता है हमारा फैट, ठीक है। अब ऑयल जो होता है वो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है जो कि हमारा बाइंड होते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ। वहीं अगर हम बात करें फैट की, तो फैट जो होता है हमारा सैचुरेटेड होता है, ठीक है, इसमें हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि वहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और हमारा सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि वहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है इसमें पता लगाते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। कि अगर हमारे पास कोई फैटी एसिड है, जैसे हमारे पास कोई ऑयल है, अब उसमें हमारे 10 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर हमारा 15 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसकी हमारी डबल बॉन्ड के अमाउंट को हम जो है डिटरमाइन करते हैं आयोडीन की हेल्प से। अब आयोडीन वैल्यू में होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई सैंपल है, ऑयल सैंपल है, उसको हमने ट्रीट करवाया आयोडीन के साथ, ठीक है। अब आयोडीन के साथ क्या होगा कि वहाँ पे जो आयोडीन होगा वो हमारे डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, जैसे ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके एक हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएगा आयोडीन और एक हमारा इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। इस तरीके से हमारे दोनों कार्बन पे एक एक आयोडीन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड जो है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। हम आयोडीन वैल्यू की हेल्प से इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में कितने हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिकली हमारे डबल बॉन्ड के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए हम जो आयोडीन वैल्यू का यूज़ करते हैं। फिफ्थ, अब हम बात करते हैं एसिटाइल वैल्यू की। एसिटाइल वैल्यू क्या होता है, हमारे पास कोई सैंपल है ऑयल या फिर फैट का, उसको हम सबसे पहले ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराने के बाद वहाँ पे हमारा जो एसिटिक एसिड जो है वो बन जाता है। कैसे बनता है वो भी हम समझाएंगे, पहले अभी इसको समझिए। एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। अब एसिटिक एसिड को हम जो है न्यूट्रलाइज करते हैं KOH के साथ, ठीक है। अब KOH के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे तो एसिटिक एसिड हमारा क्या है, वीक एसिड है, और KOH हमारा बेस है। तो इस तरीके से हमारा टाइट्रेशन कर सकते हैं और इसमें हम जो है पता लगा सकते हैं कितना हमारा KOH जो है वो हमारा रिक्वायर्ड है। अब जितना ज़्यादा KOH रिक्वायर्ड है मतलब उतना ज़्यादा हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, तो इसमें हम जो है बेसिकली एसिटाइल वैल्यू में एसिटिक एसिड की हम जो है अमाउंट पता लगाते हैं कितना हमारा जो फैट और ऑयल में हमारा एसिटिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अब कैसे बन रहा है वो भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोई सैंपल है, जैसे ऑयल या फिर फैट का ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया, ऑयल में हमारा जो है फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है तो वहाँ पे हमारा फ्री ग्लिसरॉल भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब फ्री ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। अब ग्लिसरॉल क्या है, हमारा एक एल्कोहल यूनिट है, इसमें हमारे 3 एल्कोहल ग्रुप लगे होते हैं, मतलब OH ग्रुप लगे होते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जब हम ट्रीट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, तो वो जो हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड बन गया, वही हमारा यहाँ पे बता रखा था कि हमारा एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब एसिटिक एसिड जब बनेगा उसको हम जो है न्यूट्रलाइज करेंगे KOH के साथ। अब KOH के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे तो जितना ज़्यादा KOH वो हमारा न्यूट्रलाइज करने में लगेगा उतना ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उतना ही ज़्यादा हमारा एसिडिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जब टाइट्रेशन होती है जितना ज़्यादा हमारा एसिड प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो है बेस रिक्वायर्ड होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे हमारा जितना ज़्यादा एसिडिक एसिड होगा उतना ही ज़्यादा हमारा KOH रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे हम टाइट्रेशन की हेल्प से एसिडिक एसिड की अमाउंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा एसिडिक एसिड होगा उतना ही ज़्यादा हमारा अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा अल्कोहल ग्रुप ही हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट होकर हमारा एसिडिक एसिड बना रहा था, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम एसिटाइल वैल्यू की हेल्प से इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारे सैंपल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब हमारे कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब सिक्स्थ वैल्यू आती है हमारी रिचर्ड मिशेल वैल्यू। अब रिचर्ड मिशेल वैल्यू को हम RM वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो हम यूज़ करते हैं बटर के एनालिसिस के लिए, मतलब हमारा बटर को एनालाइज करने के लिए हम जो है RM वैल्यू का यूज़ करते हैं। अब RM वैल्यू क्या बताती है हमें, RM वैल्यू की हेल्प से हम जो है डिटरमाइन करते हैं कि हमारे बटर में कितने वाटर सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है RM वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो गाइज ये था एनालिटिकल कांस्टेंट का जनरल इंट्रोडक्शन, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और कई बार एग्जाम्स में इसकी डिफाइन भी पूछ लेता है 2 मार्क्स में कि एसिड वैल्यू को डिफाइन करो, एस्टर वैल्यू को डिफाइन करो, आयोडीन वैल्यू को डिफाइन करो। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है यहाँ पे आयोडीन वैल्यू वाला है, जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है 2 मार्क्स में। तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा गाइज, आपको ये बिल्कुल भी रटना नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप इजिली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम सभी एनालिटिकल कांस्टेंट को एक बार डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू को हम जो न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन द फैट और ऑयल्स। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि हमारा एसिड वैल्यू जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं कि हमारा फैट और ऑयल्स में कितने हमारे फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है, उनको मेजर करने के लिए हम जो है एसिड वैल्यू का यूज़ करते हैं। एंड फ्री फैटी एसिड इन फैट एंड ऑयल्स आर हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। अब ये जो हमारे फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं हमारे फैट और ऑयल्स में, वो जो होता है हमारा ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए हार्मफुल होते हैं। ये अब हम एसिड वैल्यू का प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी ऑयल या फिर फैट की एसिड वैल्यू को मेजर कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम एसिड वैल्यू का प्रोसीजर फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे ताकि आप इजीली इसको याद कर सकें। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है 10 ग्राम सैंपल लेना है। सैंपल हमारा ऑयल या फिर फैट हो सकता है, जिसका भी हमें एसिड वैल्यू को मेजर करना है वो हमारा सैंपल होगा। सबसे पहले हमने 10 ग्राम सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद हमें जो एक सोल्यूशन बनाना है 50 ml। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें जो है 25 ml एल्कोहल और 25 ml ईथर, मतलब हमारा एल्कोहल और ईथर दोनों को हमें जो है इक्वल मोलर में लेना है। हमारा इक्वल अमाउंट में लेंगे हम एल्कोहल और ईथर को, और हमारा 50 ml जो है सोल्यूशन बना लेंगे। अब 50 ml के लिए हमारा 25 ml अल्कोहल लग जाएगा और 25 ml ईथर लग जाएगा। ठीक है, अब हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया 50 ml। अब इस 50 ml सॉल्यूशन में अब हम अपने सैंपल को डिसॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब डिसॉल्व होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आता है हमें उसको जो है टाइट्रेट करना है। टाइट्रेट इट विद 0.1 मोलर KOH। अब हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH का हमारा सॉल्यूशन है 0.1 मोलर का। अब उसके साथ हमें जो है इसको टाइट्रेट करना है। अब टाइट्रेट करने के बाद हमारी जो ब्यूरेट रीडिंग आएगी, उस ब्यूरेट रीडिंग को हम इस फॉर्मूले में पुट करके इजीली एसिड वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये है अब हमारा एसिड वैल्यू का फॉर्मूला, और इसके थ्रू हम इजीली जो है एसिड वैल्यू को मेजर कर सकते हैं किसी भी फैट या फिर ऑयल की। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें आ जाता है 5.61 मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या है हमारा ब्यूरेट रीडिंग। जो भी हम टाइट्रेट करेंगे उसमें हमारी जो रीडिंग आएगी ब्यूरेट की, वो हम जो है एन की जगह पुट कर देंगे, और फिर आता हमारा डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है हमारा सैंपल वेट। जैसा कि हमारा सैंपल वेट जो हमने सैंपल के तौर पे लिया था, जैसे हमारा ऑयल या फिर फैट हमने 10 ग्राम स्टार्टिंग में लिया था, तो यहाँ पे हम जो है 10 कर देंगे, मतलब डब्ल्यू की जगह हम जो है 10 रख देंगे क्योंकि हमने 10 ग्राम सैंपल लिया था। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी ऑयल या फिर फैट की एसिड वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एसिड वैल्यू के सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसके क्या फ़ायदे हैं। मतलब हम यहाँ पे जो है एसिड वैल्यू को जब मेजर कर रहे हैं तो उसको मेजर करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हमें उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब एसिड वैल्यू का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इसके थ्रू हम किसी भी ऑयल या फिर फैट सैंपल की हम जो है फ्री फैटी एसिड्स के अमाउंट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी ऑयल या फिर फैट में कितना हमारा फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम जो है इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है ऑयल विद इंक्रीज एसिड नंबर आर अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि आपके पास कोई ऑयल है और उसकी जो है एसिड वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो जो हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इसके थ्रू हम इजीली ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑयल जो है वो हमारा ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ है और कौन सा हमारा जो है अनसेफ है। तो ये हमारे मेजर दो सिग्निफिकेंस हो जाते हैं हमारे एसिड वैल्यू के। तो उम्मीद है गाइस आपको एसिड वैल्यू बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सपोनिफिकेशन वैल्यू की। सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू स्पूनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल्स। हमारा 1 ग्राम फैट और ऑयल को कम्प्लीटली स्पूनिफाई करने के लिए कितना अमाउंट हमारा KOH जो हमारा रिक्वायर्ड है, उसको हम कहते हैं स्पूनिफिकेशन वैल्यू। इट मेजर द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट इन द सैंपल। हमारे सैंपल में जो फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं उसका भी हम जो है एवरेज मोलिकुलर वेट मेजर कर सकते हैं स्पूनिफिकेशन वैल्यू की हेल्प से। नेक्स्ट अब हम स्पूनिफिकेशन वैल्यू का प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो अपने ऑयल या फिर फैट का स्पूनिफिकेशन वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्पूनिफिकेशन वैल्यू को मेजर करने के लिए हम दो टाइट्रेशन करते हैं। फर्स्ट आती है हमारी सैंपल टाइट्रेशन और सेकंड आती है हमारी टेस्ट टाइट्रेशन। अब सैंपल टाइट्रेशन और टेस्ट टाइट्रेशन की हम जो रीडिंग लेते हैं और उसको हम जो है फॉर्मूले में पुट करके इजीली हम जो है स्पूनिफिकेशन वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। अब चलिए हम सैंपल टाइट्रेशन और टेस्ट टाइट्रेशन के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है सैंपल टाइट्रेशन और टेस्ट टाइट्रेशन करी जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सैंपल टाइट्रेशन की। तो इसमें हमारे सबसे पहले जो हमें सैंपल लेना है, जो भी हमारा ऑयल या फिर फैट का हमें जो है सैंपल है उसको हमें लेना है। फिर उसमें हम जो है एक्सेस अमाउंट में KOH डाल देंगे। KOH क्या होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो होता है, उसको हम जो है एक्सेस अमाउंट में उसको ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम उसको जो है रिफ्लेक्स पे रख देंगे। अब यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, ये जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था और हमारा सैंपल था, इन दोनों का जो हमारा मिक्सचर बना था उसको हम जो है ट्रांसफर कर देंगे राउंड बॉटम फ्लास्क में। और राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफर करने के बाद अब राउंड बॉटम फ्लास्क को हम जो है कनेक्ट करेंगे कंडेंसर से और नीचे से हम जो है हीट देंगे, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स असेंबली। अब इस प्रोसेस को हम जो है कंटिन्यूसली हम 1 घंटे या फिर 2 घंटे तक उसको जो हम हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसको हम जो है निकाल लेंगे और उसको हम जो है टाइट्रेट करेंगे विद 0.5 मोलर HCl के साथ। ठीक है, अब हमारा 5 मोलर HCl के साथ हम उसको टाइट्रेट करेंगे और उसको जो हम एंड पॉइंट मेजर कर लेंगे और वो जो हमारी रीडिंग आएगी, जो हमारी ब्यूरेट रीडिंग आएगी, उसे हम कहेंगे A। जो हमारा सैंपल टाइट्रेशन थी उसकी हमारी जो रीडिंग आएगी उसको हम डिनोट करते हैं A से। और नेक्स्ट इसी तरीके से हम जो है ब्लैंक टाइट्रेशन करेंगे। ब्लैंक टाइट्रेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हम जो है सैंपल नहीं लेते। ठीक है, सैंपल की जगह हम जो है बाकी प्रोसेस जो वो पूरी सेम करेंगे। हम एक्सेस KOH डालेंगे, उसको हम जो है रिफ्लेक्स करेंगे और रिफ्लेक्स करने के बाद उसको भी हम जो है 0.5 मोलर HCl के साथ टाइट्रेट करेंगे और उसका भी हम जो है एंड पॉइंट मेजर करने के बाद जो हमारी रीडिंग आएगी ब्यूरेट रीडिंग, उसको हम जो है मेजर कर लेंगे और उसको जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। अब रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम जो है डिनोट करेंगे B से।
तो इसी तरीके से हमारा जो ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग होती है उसे हम बी से डिनोट करते हैं और हमारा जो सैंपल टाइट्रेशन की रीडिंग होती है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारी ए और बी दोनों रीडिंग हमें मिल जाएगी। अब रीडिंग मिलने के बाद हम इसको जो है इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हमारा स्पोनिफिकेशन वैल्यू का फॉर्मूला, इसमें हमारा आ जाता है 28.05 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। यहाँ पे हमारा बी जो है वो हमारा ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग होती है, ए जो है वो हमारा सैंपल टाइट्रेशन की रीडिंग होती है और यहाँ पे हमारा डब्ल्यू जो है वो हमारा वेट ऑफ द सैंपल है। मतलब जो हमने सैंपल टाइट्रेशन के लिए हमने जो सैंपल लिया था उसका हमारा जो वेट है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरीके से हम जो है इजिली स्पोनिफिकेशन वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो हमारा स्पोनिफिकेशन वैल्यू जो है वो हमारी यूज़ करी जाती है किसी भी ऑयल या फिर फैट के एवरेज मोलिकुलर वेट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला दे रखा है, मोलिकुलर वेट ऑफ फैट इज इक्वल टू mg ऑफ KOH डिवाइडेड बाय स्पोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट। मतलब हमारा स्पोनिफिकेशन वैल्यू और हमारा जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही हमारा यहाँ पे दिखा रखा है कि हमारा जैसे जैसे अगर हमारा स्पोनिफिकेशन वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा मोलिकुलर वेट जो है वो हमारा कम होगा। ठीक है, अगर हमारा स्पोनिफिकेशन वैल्यू कम होगा तो हमारा मोलिकुलर वेट जो है वो हमारा बढ़ेगा। तो हमारा मोलिकुलर वेट और हमारा स्पोनिफिकेशन वैल्यू ये दोनों जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम बात करते हैं एस्टर वैल्यू की। एस्टर वैल्यू क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ mg ऑफ KH रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई द एस्टर्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मतलब हमारा 1 ग्राम सैंपल में जितने हमारे एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन एस्टर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना हमारा जो KOH रिक्वायर्ड होगा उसे हम कहेंगे एस्टर वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्टर वैल्यू इज इक्वल टू स्पोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। अब यहाँ पे हमारा स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है? हमारे जो टोटल फैटी एसिड्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना हमारा KH रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन वैल्यू। हमारा एसिड वैल्यू क्या होता है कि हमारे जितने फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा जो KH रिक्वायर्ड होता है उसे हम कहते हैं एसिड वैल्यू। ठीक है, अब हमारा जो टोटल में से हमारा टोटल फैटी एसिड्स में से अगर हम फ्री फैटी एसिड्स को निकाल देंगे तो वो हमारा आ जाएगा कंबाइंड फैटी एसिड्स। तो हमें वही तो चाहिए था। अब हमारा एस्टर्स क्या होते हैं? हमारा कंबाइंड फैटी एसिड जो प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना KH रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं एस्टर वैल्यू। तो इजिली हम जो है टोटल में से हम अगर फ्री फैटी एसिड्स को माइनस कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा कंबाइंड फैटी एसिड्स। तो उसी को हम जो है एस्टर वैल्यू के रूप में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम एस्टर वैल्यू के प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो किसी भी सैंपल की एस्टर वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब एस्टर वैल्यू भी हमारे सिमिलरली हमारे स्पोनिफिकेशन वैल्यू की तरह होती है। यहाँ पे भी हम जो है 2 टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट आती है हमारी सैंपल टाइट्रेशन, सेकंड आती है हमारी ब्लैंक टाइट्रेशन। सैंपल टाइट्रेशन और ब्लैंक टाइट्रेशन दोनों की रीडिंग हम नोट करने के बाद उसको जो हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद ईजिली हम जो है वहाँ पे एस्टर वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम सैंपल टाइट्रेशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 2 ग्राम सैंपल ले लेंगे। 2 ग्राम सैंपल में हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे वो ऑयल हो या फिर फैट हो, जिसकी भी हमें एस्टर वैल्यू डिटरमाइन करनी है वो हम सैंपल के तौर पे ले लेंगे। फिर हम उसमें जो है 25 ml KOH डालेंगे। KOH क्या होता है? हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। उसे हम 25 ml उसमें डाल देंगे और डालने के बाद उसको जो है हम रिफ्लक्स कर देंगे। रिफ्लक्स आप सभी को समझ आ गया होगा, हमने स्पोनिफिकेशन वैल्यू में रिफ्लक्स समझा दिया था कि रिफ्लक्स होता क्या है। फिर हम रिफ्लक्स करने के बाद राउंड बॉटम फ्लास्क को निकालेंगे। उसमें हमारा जो भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें हम जो है 20 ml वाटर डालेंगे। अब 20 ml वाटर डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको जो है टाइट्रेट करेंगे विद 0.5 मोलर HCl। ठीक है, अब 0.5 मोलर HCl के साथ टाइट्रेट करेंगे और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर जो है वो हम फिनोफ्थलीन यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम इंडिकेटर जो हमारा एंड पॉइंट दिखा देगा और वहाँ पे हम जो एंड पॉइंट पे रीडिंग नोट कर लेंगे और उस रीडिंग को हम डिनोट करेंगे A से। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम जब ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग भी निकाल लेंगे। ब्लैंक टाइट्रेशन में क्या होता है? सिर्फ हम जो है सैंपल नहीं लेते हैं, बाकी पूरा प्रोसीजर जो है हम सेम फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम जो 25 ml KOH लेंगे, उसको हम रिफ्लक्स करेंगे और उसमें हम जो है फिर रिफ्लक्स होने के बाद 20 ml उसमें वाटर डालेंगे और उसको भी हम जो है टाइट्रेट कर देंगे 0.5 मोलर HCl के साथ। वहाँ पे हमारी जो रीडिंग आएगी उसको हम जो है B से डिनोट करेंगे। ठीक है, हमारी ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग जो हमारे B से डिनोट होती है और हमारे सैंपल टाइट्रेशन की रीडिंग हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एस्टर वैल्यू का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसमें हमें क्या करना है, जो हमने सबसे पहले सैंपल टाइट्रेशन के थ्रू रीडिंग निकाली थी जिसको हमने A से डिनोट करा था, उसको हम A रखेंगे माइनस B हमारा जो था ब्लैंक टाइट्रेशन था। सिंपली हमारा जो सैंपल टाइट्रेशन में से हम जो है ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी एस्टर वैल्यू। तो इस तरीके से हम जो है इजिली एस्टर वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। और हमारा एस्टर वैल्यू का एक और फॉर्मूला होता है स्पोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। तो इस तरीके से भी हम जो है एस्टर वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं और ये भी फॉर्मूला हमारा सही है। इस तरीके से भी हम जो है एस्टर वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एस्टर वैल्यू के सिग्निफिकेंस की। तो हमारा एस्टर वैल्यू जो वो हम यूज़ करते हैं फैट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे फैट्स होते हैं, उनकी जो एस्टर वैल्यू होती है वो हमारी स्पेसिफिक होती है, जो कि हम यूज़ करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये जो हमारा मेन सिग्निफिकेंस होता है एस्टर वैल्यू का।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आयोडीन वैल्यू की। आयोडीन वैल्यू क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट वुड एडेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स। मतलब 100 ग्राम फैट और ऑयल्स में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के साथ हम जो है कितने ग्राम जो है आयोडीन को हम ऐड करवा सकते हैं, उसे हम कहते हैं आयोडीन वैल्यू। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक फैट मॉलिक्यूल है जिसमें हमारा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। जब भी हम इसको आयोडीन के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारा ये डबल बॉन्ड जो है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा और इन दोनों कार्बन के पास जो हमारा एक एक आयोडीन आइटम जो है वो हमारा अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होती है कि हमारा जो डबल बॉन्ड होता है वो हमारा ब्रेक हो जाता है और उसकी जगह जो हमारा आयोडीन जाके अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारा अपटेक ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट अब हम आयोडीन वैल्यू का प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी सैंपल की आयोडीन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आयोडीन वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए भी हमें जो है 2 टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है। फर्स्ट आती है हमारी सैंपल टाइट्रेशन और सेकंड आती है हमारी ब्लैंक टाइट्रेशन। इन दोनों की रीडिंग लेके हम जो है फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हम इजीली जो है आयोडीन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले सैंपल टाइट्रेशन की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है सैंपल टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले सैंपल लेंगे। सैंपल क्या होगा? हमारा ऑयल भी हो सकता है और फैट भी हो सकता है, जिसकी भी हमें जो है आयोडीन वैल्यू को डिटरमाइन करना है वो आज हम सैंपल ले लेंगे। अब सैंपल हमारा जो है 1 ml लेंगे। 1 ml लेने के बाद उसमें हम जो है 25 ml CCl4 डालेंगे। CCl4 क्या होता है? हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब 25 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करने के बाद उसको जो है हम स्टॉपर से क्लोज कर देंगे और स्टॉपर से क्लोज करने के बाद अब क्या करेंगे? KI क्रिस्टल अराउंड स्टॉपर। हमारा KI क्रिस्टल जो होता है हमारे पोटेशियम आयोडाइड के क्रिस्टल्स होते हैं, उसे हम जो है स्टॉपर के आसपास जो है उसको स्प्रिंकल करेंगे। स्प्रिंकल करने के बाद क्या करेंगे? कीप इन डार्क फॉर 30 मिनट्स। फिर हम जो उसको आधे घंटे के लिए डार्क कंडीशन में रख देंगे। अब जब हमारा 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे डार्क कंडीशन में तो हम उसको निकाल लेंगे। अब 30 मिनट्स बाद जब हम इसको निकालेंगे फिर हम क्या करेंगे? वॉश द स्टॉपर विद 100 ml डिस्टिल वाटर। फिर हम जो स्टॉपर को अच्छी तरीके से 100 ml डिस्टिल वाटर की हेल्प से उसको वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद फिर हम उसको जो है टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट इट विद 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट। अब यहाँ पे हम जो सोडियम थायोसल्फेट हम यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या रखेंगे हम? 0.1 मोलर, ठीक है। 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसको टाइट्रेट करेंगे और फिर जब हमारा यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर का सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा फिर हम उसमें जो है इंडिकेटर डालेंगे। अब यहाँ पे हम इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे? 1 ml स्टार सॉल्यूशन। अब हम जब 1 ml स्टार सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। ब्लू कलर का होने के बाद उसको जो हम दोबारा टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टाइट्रेट अगेन। फिर हम उसको जो दोबारा टाइट्रेट करेंगे और उसको तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक हमारा कलरलेस सॉल्यूशन ना आ जाए। और कलरलेस सॉल्यूशन होते ही हमारा जो है एंड पॉइंट आ जाएगा और जो भी हमारी ब्यूरेट रीडिंग होगी उसको हम जो है नोट कर लेंगे। तो वो जो हमारी ब्यूरेट रीडिंग होगी उसको हम A से डिनोट करेंगे, जो कि हमारा सैंपल टाइट्रेशन की रीडिंग होगी। अब यहाँ पे हमारे पास सैंपल टाइट्रेशन की रीडिंग आ चुकी है जिसको हम A से डिनोट कर रहे हैं। अब सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे ब्लैंक टाइट्रेशन के लिए भी। फॉर ब्लैंक रीडिंग रिपीट दिस स्टेप विदाउट टेकिंग सैंपल। अब यहाँ पे हम जो है बिना सैंपल लिए सेम प्रोसेस हम जो है फॉलो करेंगे और उसको हम जो है रीडिंग को डिनोट करेंगे B से, जिसको हम जो है ब्लैंक रीडिंग कहेंगे। यहाँ पे हमारा आयोडीन वैल्यू का फॉर्मूला आ जाता है 1.269 मल्टीप्लाई बाय B माइनस A डिवाइडेड बाय W। यहाँ पे हमारा B क्या था? जो हमारे ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग आएगी उसको हम B की जगह पुट कर देंगे और जो हमारा सैंपल टाइट्रेशन की रीडिंग आएगी उसको हम A की जगह पुट कर देंगे। और हमारा W क्या था? जो हमने सैंपल वेट लिया था, सैंपल वेट हमने यहाँ पे कितना लिया था? 1 ml। तो हमने 1 ml की जगह हम क्या कर देंगे? यहाँ पे W की जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम ईजिली जो है आयोडीन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आयोडीन वैल्यू के सिग्निफिकेंस की, कि आयोडीन वैल्यू को डिटरमाइन करने के क्या क्या फायदे होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है द आयोडीन वैल्यू इज मेजर द अमाउंट ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फैट। हमारा फैट और ऑयल्स में कितने हमारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनको हम जो है इजिली आयोडीन वैल्यू की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। आयोडीन वैल्यू इंक्रीजेज, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेज। अभी ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा आयोडीन वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो वो हमारे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा आयोडीन वैल्यू जो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डबल बॉन्ड के। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनसैचुरेटेड लिपिड्स आर मोर ससेप्टेबल ऑफ रेंसिडिटी। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारे अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं रेंसिडिटी के। अब ऐसा क्यों होता है? अब जैसा कि आप ऊपर पढ़ के आए हैं रेंसिडिटी में होता क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? रेंसिडिटी में जो हमारे डबल बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब जैसे जैसे हमारे डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होंगे वो जो हमारा ऑयल है वो हमारा रेंसिड हो जाएगा, ठीक है। अब जितने ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा मतलब उतने ज़्यादा उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उतना ही हमारा रेंसिडिटी का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा उनका ऑक्सीडेशन के चांसेस होंगे और जितना जल्दी ऑक्सीडेशन होगा उतना ही वो जो हमारा रेंसिड हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसिटाइल वैल्यू की। एसिटाइल वैल्यू क्या होता है? चलिए ये समझते हैं।
इट इज़ द mg ऑफ KH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड लिबरेटेड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ एसिटाइलेटेड सब्सटेंस। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि यहाँ पे हमारे पास जो है 1 ग्राम एसिटाइलेटेड सब्सटेंस है, उसका हम जो है हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस करवाने पे जितना हमारा एसिटिक एसिड जो है वो हमारा लिबरेट होगा, मतलब उसमें से हमारा जितना एसिटिक एसिड जो है वो रिलीज होगा, उसको हमारा जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना mg हमारा KH रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इस एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना mg हमारा KH रिक्वायर्ड होगा, उसे हम कहेंगे एसिटाइल वैल्यू। अब हम एसिटाइल वैल्यू का प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो अपने सैंपल की एसिटाइल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब एसिटाइल वैल्यू को फाइंड करने के लिए भी हमें 2 टाइट्रेशन करनी पड़ती है। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाती है एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट की टाइट्रेशन और सेकंड आती है हमारी नॉर्मल प्रोडक्ट की टाइट्रेशन। चलिए एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट की टाइट्रेशन को। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम जो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट की टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है 10 ग्राम सैंपल लेंगे। 10 ग्राम सैंपल लेने के बाद उसमें हम जो है 20 ml एसिडिक एनहाइड्रेट डालेंगे। अब एसिडिक एनहाइड्रेट डालने के बाद उसको जो हम 2 घंटे बॉईल करेंगे। अब बॉईल करने के बाद उसमें क्या करेंगे, उसमें हम जो है 600 ml वाटर डालेंगे। अब 600 ml वाटर डालने के बाद उसको जो है दोबारा हम जो है आधे घंटे के लिए बॉईल करेंगे। आधे घंटे के लिए बॉईल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो है सेपरेट एंड वॉश एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट, और जो हमारा एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट आएगा उसको हम जो सेपरेट कर लेंगे और उसको वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद उसको जो है दोबारा स्पूनिफाई करेंगे। अब स्पूनिफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो है टाइट्रेट कर रहे हैं दोबारा उसको 0.1 मोलर KOH के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम 0.1 मोलर KOH के साथ हम जो उसको टाइट्रेट करेंगे और जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसको हम B कहेंगे। ठीक है, अब ये B जो है हमारी वो है एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट की रीडिंग। ठीक है, इसी तरीके से हमें जो है A की वैल्यू भी फाइंड करनी है। फॉर A रिपीट अबव स्टेप विदाउट टेकिंग एसिडिक एनहाइड्रेट। अब यहाँ पे हमारा जो एसिडिक एनहाइड्रेट वाला स्टेप था, इसको हम जो एसिडिक एनहाइड्रेट नहीं लेकर हम इसको जो है सेम प्रोसीजर हम जो है फॉलो करेंगे और इस तरीके से हम जो है A की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब हमारा A और B दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब उन दोनों वैल्यू को हम एसिटाइल वैल्यू के फॉर्मूले में पुट करके ईजिली हम जो है एसिटाइल वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसिटाइल वैल्यू के सिग्निफिकेंस की। तो एसिटाइल वैल्यू की हेल्प से हम जो है इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा ऑयल और फैट में हमारा कितने अमाउंट में हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अमाउंट को जो है मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसिटाइल वैल्यू जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्री फैटी एसिड्स के। ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा एसिटाइल वैल्यू होगा उतना ही हमारे जो है फ्री फैटी एसिड जो है वो हमारे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिचर्ड मिशेल वैल्यू की, जिसको हम RM वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ यूजफुल इन टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ बटर। बटर की प्योरिटी की टेस्ट करने के लिए हम जो है RM वैल्यू का यूज़ करते हैं। इट कंटेन गुड कंसनट्रेशन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स। अब हमारे बटर में जो हमारा बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में हमारा जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा ब्यूटारिक एसिड हो गया, कैप्रोइक एसिड हो गया या फिर हमारा कैप्राइलिक एसिड हो गया, तो ये हमारे जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं। It is defined as the ml of 0.1 normal KOH required to completely neutralize the water-soluble fatty acids distilled from the 5 ग्राम of fat। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास 5 ग्राम फैट है, उसमें हमारा जितने वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड्स को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना हमारा जो है KOH रिक्वायर्ड होगा, उसे हम कहेंगे रिचर्ड मिशेल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट अब हम RM वैल्यू का प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है किसी भी अननोन सैंपल की RM वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा रिचर्ड मिशेल वैल्यू का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सैंपल लेना है। अब सैंपल क्या लेंगे, यहाँ पे हम जब बटर की प्योरिटी टेस्ट कर रहे हैं तो हम सैंपल के तौर पे हम बटर लेंगे। अब बटर लेने के बाद उसको जो हम स्पूनिफाई करेंगे, मतलब उसको हम जो है ट्रीट करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाने के बाद क्या करेंगे, उसको हम जो है एसिडिफाई करेंगे, मतलब उसको जो हम एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे। अब एसिड कौन सा लेंगे हम, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको ट्रीट करवाने के बाद वहाँ पे हमारा जो फ्री फैटी एसिड जो है वो हमारे रिलीज हो जाएंगे। फ्री फैटी एसिड रिलीज होने के बाद उसको जो हम स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन करने के बाद हमारा क्या होगा, जो भी हमारे वोलेटाइल फैटी एसिड्स होंगे वो हमारा कंडेंसर के थ्रू जाकर हमारे जो है रिसीवर में हमें जो एज अ कंडेंसेट हमें मिल जाएंगे। अब हमारा जो रिसीवर में जो हमारा कंडेंसेट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फिल्टर करेंगे और फिर हम उसको जो सेपरेट कर लेंगे। अब सेपरेट करने के बाद हमारा जो है ईजिली हमारा वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड जो होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। अब उनको लेकर हम क्या करेंगे, उसको हम जो है टाइट्रेट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट करके जो भी हमारी रीडिंग आएगी वो हमारी आएगी रिचर्ड मिशेल वैल्यू। तो ईजिली इस तरीके से हम जो है रिचर्ड मिशेल वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आया तो एक बार आप इसको दोबारा देखिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिचर्ड मिशेल वैल्यू के सिग्निफिकेंस की। तो हमारा रिचर्ड मिशेल वैल्यू को डिटरमाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इसकी हेल्प से हम जो है इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे बटर में कितना हमारा जो है वाटर सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इजीली इसकी हेल्प से जो है वाटर सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स के अमाउंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा फायदा होता है। सेकंड आता है हमारा, इसकी हेल्प से हम जो है किसी भी बटर को जो हम एनालाइज कर सकते हैं, उसकी प्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे जो सिग्निफिकेंस होते हैं RM वैल्यू के। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज यूनिट 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस लेक्चर में हमने फैटी एसिड्स की रिएक्शंस के बारे में स्टडी करा था और हमने एनालिटिकल कांस्टेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करा था। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज हमने बी फार्म 3rd सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और जिन भी स्टूडेंट्स को बाकी यूनिट्स के लेक्चर्स अटेंड करने हैं वो इजीली हमारी प्लेलिस्ट में जाके सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म 3rd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स के PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।